तो हमारा जो डी सबशेल होता है वो स्प्लिट कर जाता है, और स्प्लिट करने के बाद 3 ऑर्बिटल नीचे रहते हैं, 2 ऊपर चले जाते हैं, यानी कि 3 होते हैं लोअर एनर्जी के, 2 होते हैं हायर एनर्जी के। उसके अंदर D0 और D10 जो होता है उसमें कोई भी एक सेकेंड, उसमें कोई भी कलर नहीं होता। सर क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होते हैं वो आप बता दीजिए, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मतलब जो लास्ट क्लास पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, एक्चुअली देखो बच्चों, डी ट्रांजिशन वाला पार्ट जो है ना वो तुम्हारा ड्यूअल चैप्टर पार्ट है। एक तो आपका थोड़ा सा पार्ट यहाँ भी कवर होगा, यहाँ सिर्फ इतना रीज़न बताया जाएगा कि भाई ये कलर्ड होता है, वो कलर्ड क्यों नहीं होता, या वाइट कलर का होता है। कोई भी चीज़ अगर वाइट कलर की है इसका मतलब वो कलरफुल नहीं है, उसको आप कलरलेस मानेंगे। ठीक है, कलरलेस मानने का मतलब ये है कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, दैट्स इट। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपके सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोई भी चीज़ कलरफुल क्यों है, कोई भी चीज़ कलरफुल क्यों नहीं है, दैट्स इट। सिर्फ इस तरह के सवाल आएंगे, स्पेशली डी ट्रांजिशन में। हाँ, पिछली क्लास के अंदर जो हुआ वो तो बहुत कुछ था, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। ठीक है, तो भाई चलो आज की क्लास में हम एक, पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, आई थिंक उसका सोल्यूशन भी मैंने बता ही दिया था। क्वेश्चन ये था कि आप हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 जो होता है, लिख लेते हैं जी, हमारा KMnO4 एक सेकेंड, ओके। तो भाई हमारा KMnO4 और दूसरा मैंने बताया था K2Cr2O7, पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों के दोनों कलरफुल होते हैं जी। ये होता है हमारा पर्पल कलर का और ये होता है हमारा ऑरेंज कलर का। बड़े ही ब्राइट कलर, ये तो बहुत ही डार्क होता है, ये बड़ा ही ब्राइट कलर होता है। ठीक है, आओ ज़रा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं मैंगनीज़ की। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है KMnO4 के अंदर, जल्दी से। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन दिस? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, +7, वेरी नाइस। हाँ, वेरी गुड भाई। मैंगनीज की जगह लिखेंगे हम X, पोटेशियम की जगह हम लिखेंगे +1, O है 4 यानी कि -2 × 4। ये हो गया मेरा 4 2 8, मतलब ये 0 के बराबर होगा। ये हो गया मेरा 8 माइनस का, और ये हो गया +1 यानी कि x - 7 इक्वल्स टू 0, सो x विल बी इक्वल टू +7। तो ये हो गया मेरा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ हो गई। ज़रा क्रोमियम की पता करो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर। ये हो गया मेरा +2 +2x +7 × -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 14 माइनस का, और +2 का मतलब हो गया 12, यानी कि 2x विल बी इक्वल टू, सॉरी ये हो गया हमारा, हाँ 7 14 12, x विल बी इक्वल टू +6। ठीक है जी। अब ज़रा एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ प्यारे बच्चों, मैंगनीज का डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? मैंगनीज का चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, सिर्फ मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये है मेरा D5 केस है। D5 का मतलब हो गया 4s2 और 3d5, और क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा हो गया 4s1 3d5। ठीक है जी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। ज़रा देखो, ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन निकल गए बच्चों, और ये छयों के छयों इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब तो ये +6 है, ऐसे ही ये +7 है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी ये कलरफुल है, लेकिन मैंने बताया था कि डी ट्रांजिशन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब D0 और D10 होता है। यहाँ तो D0 हो गया, यहाँ क्यों कलरफुल आ गया भाई? इसका रीज़न ये है, यहाँ पर स्पेशली फॉर KMnO4 and K2Cr2O7 they are colorful because of highly electronegative atom,
electronegative atom is attached. ठीक है जी, दोनों के दोनों के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है. अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करेगा क्या? जब इतने सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके साथ लगे हुए हैं तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे. क्या ट्रांसफर करेंगे जी? इलेक्ट्रॉन. किन फॉर्म में? चार्ज की फॉर्म में. दे विल ट्रांसफर चार्ज. कहां से कहां? ऑक्सीजन से मेटल में. ऑक्सीजन से मेटल में चार्ज ट्रांसफर होगा. ठीक है, ये ट्रांसफर करेगा चार्ज ऑक्सीजन से मेटल में. तो ये जब ट्रांसफर होता है इसकी वजह से, सिर्फ इसी की वजह से क्या हो गया जी? ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी. जब ऑक्सीडेशन कम हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लस मैंगनीज जो था वो +7 था. अब जब ऑक्सीजन ने चार्ज ट्रांसफ़र किया, अपना नेगेटिव चार्ज उसको दे दिया, तो ये हो जाएगा Mn+6. लो जी, ठीक है. जब इससे ये फॉर्म होता है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एनर्जी की ज़रूरत होती है. एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसकी वजह से कलर आएगा. ये रीज़न है जी हमारा कोई भी चीज़ कलरफुल होती है या नहीं होती. ठीक है जी, ये एक रीज़न है जिसको हम चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा बोलते हैं, जिस वजह से ये चीज़ें कलरफुल होती हैं. यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. ठीक है जी, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में इतना हमने पढ़ लिया था. ठीक है, हम अब आगे बात करने जा रहे हैं. ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए, एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है आपके लिए कि बच्चे एक बात बताइए, जो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 जो है, हम आमतौर पे यही यूज़ करते हैं. हम जबकि Na2Cr2O7 ये यूज़ नहीं करते. क्यों जी? जब भी हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, आमतौर पे पोटेशियम परमैंगनेट का करते हैं या पोटेशियम क्रोमेट का करते हैं, क्योंकि दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. ठीक है, अब ये दोनों जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, हम आमतौर पे पोटेशियम क्रोमेट यूज़ करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट यूज़ नहीं करते. सोडियम डाइक्रोमेट इसलिए यूज़ नहीं करते बच्चों क्योंकि ये होता है हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक, शायद कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो हाइग्रोस्कोपिक. तो हाइग्रोस्कोपिक टर्म उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ की जाती है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं. तो सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, कहाँ से? ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से ही करेगा. ठीक है, तो जिस वजह से हम टाइट्रेशन के अंदर इसको कभी यूज़ नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये थोड़ा बहुत भी पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारे रीडिंग्स में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा. इसलिए दैट्स वाई वी ओनली यूज़ K2Cr2O7 हेयर, क्योंकि K2Cr2O7 हाइग्रोस्कोपिक नहीं है. और ये हाइग्रोस्कोपिक ना होने की वजह से, ठीक है, इसके हाइग्रोस्कोपिक ना होने की वजह से हम इसको टाइट्रेशंस में यूज़ करते हैं स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन के लिए. जितना भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, यानी कि आपका टाइट्रेशन होता है, उसमें हम K2Cr2O7 यूज़ करते हैं. सोडियम डाइक्रोमेट यूज़ नहीं करते क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक होता है. हाइड्रोस्कोपिक नहीं बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक. ओके, हाइग्रोस्कोपिक होता है. आओ जी, अब जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. हमारे पास है कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ. ठीक है, कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल की. जैसे फॉर एग्जांपल Fe2+/Fe, इसकी वैल्यू होगी -0.4 वोल्ट्स. इसके अलावा Cr2+,
0.9 माइनस 0.9 और लिख लेते हैं mn, ये है हमारा +2 प्लस है mn और इसकी वैल्यू है -1.2 वोल्ट। ये वैल्यूज़ बच्चों आमतौर पे गिवन होती हैं, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि सर ये कहाँ से आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये वैल्यूज़ आपके क्वेश्चन में गिवन होती हैं। आई थिंक इन दिनों आप शायद, मुझे लग रहा है कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, आई थिंक, क्योंकि मेरी बात है, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही बताया था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो काम हो जाएगा आपका, मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं ये ही क्यों लिख रहा हूँ। आयरन हो गया, क्रोमियम, क्रोमियम की वैल्यू है आपकी -0.4 वोल्ट्स और मैंगनीज 3+ से 2+, इसकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट। चलो अब देखिए, ये मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं आपके सामने, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+ ions, Fe3+ ions in acidic solutions as compared to chromium 3+ and manganese 3+। स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी बतानी है एज कंपेयर टू क्रोमियम 3+ और मैंगनीज 3+। यानी कि Fe3+ जो है उसकी स्टेबिलिटी पर हमें कमेंट करना है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी पर कमेंट करना है हमें। आओ ज़रा देखते हैं। हमें रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिख रहा है, हमें इतना रिडक्शन पोटेंशियल दिख रहा है कि Fe3+ का जो है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब, ये इतने में कितनी जल्दी बदल जाएगा। रिडक्शन ही तो हो रहा है, यानी कि अपने आप को रिड्यूस करने की क्षमता इज द रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूस होने का पोटेंशियल, ठीक है। इसमें कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 1.8, मैंगनीज की वैल्यू है 1.5, लेकिन इसकी वैल्यू है 0.4। ज़रा देखो, अगर मैं बात करूं, सिर्फ एटम लिखूंगा जी, पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, ताकि चलो कंफ्यूज हो जाओगे। Fe3+/Fe2+, Mn3+/Mn2+, और Cr3+/Cr2+, ठीक है। देखो जी, क्रोमियम वाली वैल्यू है -0.4, आयरन वाली वैल्यू है 0.8 और ये मैंगनीज की वैल्यू है 1.5 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है जी ये। क्वेश्चन हमारा ये है कि मेरा आयरन +3 जो है, इसकी स्टेबिलिटी पर हमें कमेंट करना है एसिडिक सॉल्यूशन पे, किसके कंपैरिजन में, क्रोमियम और मैंगनीज के कंपैरिजन में, +3 आयंस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात ये है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई इसको हमें कंपेयर करना है। अब कंपेयर किस बेस पर करेंगे, ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल पे करेंगे, कौन कितनी जल्दी रिड्यूस हो रहा है। आओ देखो,
अगर मैं आयरन को क्रोमियम से कंपेयर करूं, as we know that the value of the reduction potential of Fe3 plus and Fe2 plus is greater than that of chromium. अगर आयरन की वैल्यू क्रोमियम से ज्यादा है तो इसका मतलब आयरन जल्दी रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू क्रोमियम। अरे इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? ये वाली बात में वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक अतीब ताहिर हैं, उन्होंने अच्छा जवाब दिया है। क्या ये वाली बात आप लोगों के समझ में आई है जो मैंने अभी आपसे बोली कि भाई आयरन का वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन ऑफ दैट ऑफ क्रोमियम। वो क्रोमियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, सिंपल सी बात है भाई। अगर कोई भी चीज़ +3 की फॉर्म में है और वो +2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो अपनी स्टेबिलिटी तो बता रही है कितनी जल्दी वो चेंज हो जाएगा। और कितनी जल्दी चेंज होने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ कितनी जल्दी रिड्यूस हो रही है, और कोई भी चीज़ कितनी जल्दी रिड्यूस हो रही है ये कौन बताएगा? उसका रिडक्शन पोटेंशियल बताएगा। रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, उतनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा वो। तो सिंपल सी बात है भाई, क्रोमियम और आयरन के अंदर आयरन जो है वो ज़्यादा, आयरन की वैल्यू ज़्यादा है, आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ज़्यादा है, इस वजह से आयरन विल बी मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ क्रोमियम। और मैंगनीज से अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो अपने आप बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, आयरन जो है, आयरन जल्दी रिएक्ट कर जाएगा एज कंपेयर टू क्रोमियम, और मैंगनीज जो है, मैंगनीज जल्दी रिएक्ट कर जाएगा एज कंपेयर टू आयरन। इसका मतलब देखो, क्रोमियम और आयरन में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव, यह है मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव, सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है जी, अभी सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है। आयरन विल बी मोर रिएक्टिव, यह है लेस रिएक्टिव। अगर ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, अब सिर्फ क्रोमियम और आयरन में बताना कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। आयरन और क्रोमियम में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जल्दी से बता दो बच्चों, आयरन और क्रोमियम में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। अरे एक आंसर आया बस मेरे पास भाई, सबसे पूछा है जी मैंने। आई वॉन्ट द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल दी 22 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हेयर। वेरी गुड, क्रोमियम, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्रोमियम ही होगा सर। क्यों? क्योंकि सर वो रिड्यूस होने के लिए उसका बेचारे का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है नहीं कि वो रिड्यूस हो जाए। इसका मतलब वो रिड्यूस नहीं हो रहा, और रिड्यूस नहीं हो रहा था मतलब कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव का मतलब ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब आयरन और क्रोमियम से अगर हम कंपेयर की जाए, आयरन और क्रोमियम से अगर रिएक्टिविटी का कंपेयर की जाए तो हमारा क्रोमियम +3 इज मोर रिएक्टिव, सॉरी स्टेबिलिटी की बात हो रही है ना, हाँ, क्रोमियम 3+ इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ आयरन 3+। ठीक है जी। अब आ जाओ जी इसमें आयरन में और मैंगनीज में बात कर लेते हैं, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है सर? 1.0 मैंगनीज का ज़्यादा है, मैंगनीज का ज़्यादा है। तो अब अगर मैं बात करूं आयरन और मैंगनीज की, आयरन और मैंगनीज की अगर मैं बात करूं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि आयरन मेरा ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू मैंगनीज 3+। अरे ये ऑर्डर समझ में आया बच्चों? क्या ये ऑर्डर आपके समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? क्या ये वाली बात समझ में आई कि मैंने कैसे रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल से कंपेयर किया कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन नहीं है? सिर्फ 2 यस आए हैं, बाकियों से पूछ रहा हूँ बच्चों, सबसे पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जवाब दे दिया करो। ठीक है जी, चलो अब उसी टेबल से रिलेटेड, उस टेबल को कॉपी करके नीचे ले आते हैं एक बार, ताकि हम उस बार बार उसको ऊपर ना जाना पड़े, है ना। हाँ जी, ये आ गई हमारी टेबल। अब दूसरा जो हमारा पार्ट है, ये पूछ रहे हैं, दूसरा इसका पार्ट जो है वो ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, द एज
with which Fe can be oxidized as compared to क्रोमियम एंड मैंगनीज। भाई ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। अब बच्चों एक बात आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है जी, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि अब मुझे ये पूछ रहे हैं कि आयरन कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा या नहीं करेगा, कंपेयर करना है क्रोमियम और मैंगनीज से। आओ जरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं इन सब का। देखो जी, आयरन का इसका रिडक्शन पोटेंशियल था -0.4, यानी कि अब हो जाएगा मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe2 प्लस इट विल बी 0.4। क्रोमियम की मैं बात करूं तो जी क्रोमियम के अंदर क्रोमियम प्लस 2, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया 0.9, और मैंगनीज का हो गया 1.2। आओ बच्चों जल्दी से बता दो क्या क्या आंसर होना चाहिए। कौन सबसे ज्यादा इन तीनों में, आयरन, मैंगनीज और क्रोमियम में सबसे अच्छा कौन कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज कर जाएगा, बस इतना बता दो। हु विल बी द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग जो खुद जल्दी ऑक्सीडाइज कर जाए, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, इनमें से सबसे जल्दी कौन ऑक्सीडाइज कर जाएगा, आयरन, क्रोमियम या मैंगनीज? आयरन, क्रोमियम या मैंगनीज में कौन सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज कर जाएगा? आयरन, क्रोमियम और मैंगनीज में सबसे जल्दी कौन ऑक्सीडाइज कर जाएगा बच्चों? अरे भाई रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता था, रिड्यूस करने की क्षमता खुद को, है ना, खुद को रिड्यूस करने की। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल खुद को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता। तो 1.2 जो आया है मेरा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करने की ताकत 1.2। वाओ, सबसे ज़्यादा मैंगनीज में सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया मैंगनीज का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज मैंगनीज कर जाएगा, और आयरन का सबसे कम है। दैट्स वाई वी कैन से दैट आयरन का जो एज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है, एज एट विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इज लीस्ट अमंग द क्रोमियम एंड मैंगनीज। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा हो गया जी मैंगनीज का, उसके बाद आ गया क्रोमियम का, और सबसे कम हो गया आयरन का। रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, लेकिन पूरे तरीके से सही बात नहीं। आप ये बोलो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। क्योंकि सुन लो इस बात को, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का, मान लो कोई भी चीज़ है एक्स, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है मान लो 1.5, इसका ये है। एक चीज़ है वाई, इसका है रिडक्शन पोटेंशियल 0.1। आप कहोगे सर ये इसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव, इसका कम है तो इसका कम। लेकिन अगर मैं एक Z और कर दूं और उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दूं आपको -0.5, आप कहोगे सर इसका तो बिल्कुल माइनस में है, इसका मतलब ये तो बहुत ही कम स्टेबल है। बच्चों इसका रिडक्शन मुश्किल है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन तो आसान है ना, इसका ऑक्सीडेशन तो आसान है, इसका मतलब आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। ठीक है, यू विल राइट ओनली मैग्नीट्यूड। रिडक्शन पोटेंशियल तो एक डायरेक्शन के रिएक्शन को बोल रहा है वो, कि रिडक्शन का रिएक्शन, आप ऑक्सीडेशन का रिएक्शन भी तो हो सकता है ना उसका। ठीक है, तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे, स्टेबिलिटी का मतलब ना वो इस डायरेक्शन में जा रहा ना वो उस डायरेक्शन में डाला, इसीलिए सबसे ज़्यादा बिल्कुल जीरो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का।
ठीक है, हाइड्रोजन का जो हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं 0 लेते हैं, ना ही वो ऑक्सीडाइज करता है अपने आप, ना ही वो रिड्यूस करता है अपने आप, इसीलिए लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है जी, या रिडक्शन पोटेंशियल की जब टेबल आप देखोगे बिल्कुल बीच में होगा, जो 0 वैल्यू आएगी उसकी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन थे जो हमारे रिलेट कर रहे थे हमारे एक सेकेंड, हाँ, ये जो यही क्वेश्चन थे जो हमारे रिलेट कर रहे थे जो हमने पिछली क्लास में जो जो पढ़ा था। ठीक है, ओके, आगे आते हैं जी। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, क्या क्या पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, शायद आपके पास होगी पीडीएफ, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। ये पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है जी, ये पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिया है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स, और प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr27। अब आपके चैप्टर में सिर्फ यही बचा था। ठीक है, आपके सिलेबस में डी ब्लॉक में से यही बचा था, KMnO4 और K2Cr27। बाकी हमने डी ब्लॉक का कर लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक अपना। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करते हैं अगली क्लास से हो, अभी कुछ 2-3 चीज़ें और रह गई हैं, वो और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, आगे आते हैं जी। एक पार्ट है एक्शन ऑफ हीट ऑन KMnO4 एंड K2Cr27। ठीक है, बस इसका यही इतना ही पढ़ लेना काफ़ी है, और इस ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होता क्या है जी, KMnO4 को KMnO4 को जब आप स्ट्रांगली हीट करते हैं, जब आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या हो गया जी, यहाँ पर जो क्रोमियम है वो आपके +7 स्टेट में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका +4 स्टेट में, +6 में, सॉरी, +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यह आ गया आपका K2MnO4। ये था पर्पल कलर का, ये हो जाएगा आपका ग्रीन कलर का। ठीक है, इसके अलावा MnO2, अब यहाँ पर Mn जो है वो कौन सी स्टेट में है जी, ज़रा जल्दी से बता दो, Mn कौन सी स्टेट में है? वेरी गुड, +4 की स्टेट में है। ठीक है, और बचेगा मेरा O2। ठीक है जी, ये है एक्शन ऑफ हीट पोटेशियम पर मैग्नेट पे। ठीक है, MnO2 जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ऐसे ही अगर मैं K2Cr27 की बात करूं तो इसका भी रिएक्शन ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। K2Cr2O7 की बात करूं और इसको स्ट्रांगली मैं हीट कर दूं, स्ट्रांगली हीट का मतलब है ऑलमोस्ट 250 डिग्री के आसपास, 250, इसको, इसका रिएक्शन 240 या 250 पे हो जाता है। इसका रिएक्शन ऑलमोस्ट बात करें तो 500 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हो जाएगी। K2Cr27 को इतना आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा जी, आपका ये था ऑरेंज कलर। ठीक है, आपका बनेगा K2Cr O4, पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट का येलो कलर होता है, और आपका बनता है Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमियम एनहाइड्राइड भी कहते हैं इसे, Cr2O3। ठीक है, ये होता है जी आपका ग्रीन कलर का। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस। ठीक है जी, खैर ये था आपका
पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम क्रोमेट के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स देख लो एक बार, इनके स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, KMnO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं जी हम सबसे पहले। KMnO4 क्या है, MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर बना, क्योंकि पोटेशियम तो उसका काउंटर आयन है ना, ठीक है। तो ठीक है, MnO4 तो देखो जी, Mn बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर O माइनस, ठीक है भाई, 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है। और कैसी ज्योमेट्री होगी ज़रा खुद सोच कर बता सकते हो तुम लोग, आप लोग सब अपने आप बता सकते हो जी सर कैसी ज्योमेट्री होगी इसकी, ज़रा मुझे बताना कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी, कैसी ज्योमेट्री आपको लग रही है, व्हाट डू यू थिंक। वेरी गुड, टेट्राहेड्रल दिख रही है, वेरी गुड, टेट्राहेड्रल है जी, स्ट्रक्चर इसका हो गया टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल को आप TD लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में मत लिखना बस, ठीक है, ओके। इसके अलावा ये कौन सा आयन है, ये परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन। मैंगनेट आयन की बात करें MnO4 2 माइनस, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, बस दूसरे ऑक्सीजन पे भी एक नेगेटिव चार्ज होगा, MnO माइनस O माइनस, ठीक है। ये भी ऐसे ही हो गया, दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल, ठीक है। इन दोनों में याद रखना, आपको याद होगा आपने जब P ब्लॉक पढ़ा था 11th क्लास में, वहाँ पर आपने पढ़ी थी एक पी पाई बॉन्डिंग होती है, बोरॉन का खाली ऑर्बिटल बराबर में हेलोजन का भरा हुआ ऑर्बिटल, अपना एक P दूसरे P के साथ ओवरलैप करा देता है, जिसको हम पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं, जिसको हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पी पाई नहीं होती, क्योंकि भाई इसके अंदर P तो है नहीं, मैंगनीज के अंदर P तो है नहीं, मैंगनीज के अंदर है D, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर है P। तो सिंपल सी हमारी बात हो गई, यहां पर आपका क्या पाया जाएगा, P पाई D पाई बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग ही होती है P पाई D पाई, ठीक है जी। P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन के P ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल मैंगनीज के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो स्ट्रक्चर तो ये हो गए। ये परमैंगनेट आयन ये जो होता है MnO4 माइनस, ये पर्पल कलर का होता है, और MnO4 2 माइनस ये आपका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आगे आते हैं जी, क्रोमेट की बात कर लेते हैं, CrO4 2 माइनस, ठीक है। ये है मेरा क्रोमेट आयन। ओके, तो भाई हम क्रोमेट आयन की बात कर रहे हैं। क्रोमेट आयन का जो हमारा स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसा है जैसा हमारा Mn का था, CrO माइनस O एंड O माइनस स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर भी सेम रहेगी जी हमारी टेट्राहेड्रल, ठीक है। स्ट्रक्चर भी हमारी सेम हो गई टेट्राहेड्रल, और ये जो होता है ये येलो कलर का होता है, ये हमारा येलो कलर का होता है। याद रखना बच्चों, KMnO4 और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। आपने याद होगा जब ऑर्गेनिक के रिएक्शंस आप पढ़ रहे होगे एल्डिहाइड वगैरह में, अल्कोहल में, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या डालते हो, KMnO4 या K2CR2 यही दो डालते हो, ठीक है। जब भी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करते हो तो यही दोनों डालते हैं हम आमतौर पर, इसलिए हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अपने डाइक्रोमेट की, यानी कि Cr2O7 2 माइनस की। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, देखो इसका कैसा होता है जी, CrO
ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी बॉन्डिंग है। बाकी 4 5 6, लो जी, ये हो गया मेरा, एक सेकंड, 2 माइनस है ना, तो 2 माइनस के लिए एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, ये हो गया मेरा क्रोमेट, डाइक्रोमेट। ठीक है जी, डाइक्रोमेट किस कलर का होता है जी? ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज। यहाँ ये वाला पार्ट जो है ये भी टेट्राहेड्रल है, ये वाला पार्ट जो है ये भी टेट्राहेड्रल है। ठीक है, लेकिन कोई पूछेगा नहीं आपसे टोटल पूरे स्ट्रक्चर का क्या शेप होता है, कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, ओके। ये दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ होते हैं, एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी यूज़ होते हैं ऑन द वूल और किसी तरह का क्लोथ, ये दोनों के दोनों। ठीक है, दोनों के दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। तो ये हुई हमारे स्ट्रक्चर्स की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, देखो जी, एक सेकेंड, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं हमारे इनका। देखो, ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सिंपल सी बात यह है कि एक तो सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं, टोटल मिला के 14 क्या नाम है, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं एफ के अंदर। तो 14 ग्रुप ऊपर वाले में और 14 नीचे वाले में। ऊपर वाले को बोलते हैं हम लेंथेनाइड, नीचे वाले को बोलते हैं एक्टिनाइड। अब ये ऊपर नीचे वाला क्या है? कुछ भी नहीं है जी, ये है मेरा 4f और ये है मेरा 5f। ठीक है, 4f में जिसके इलेक्ट्रॉन आ गए वो हो गए मेरे लेंथेनॉइड, और 5f में जिसके इलेक्ट्रॉन आ गए वो हो गए मेरे एक्टिनॉइड्स। ठीक है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है? मेन चीज इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड जो हैं उनका साइज डिक्रीज तो होता है, लेकिन रिलेटिवली ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। अब ज़्यादा डिक्रीज क्यों होता है? बहुत ही आसान रीज़न है। बचपन से, क्या 11th क्लास से शुरू कर दिया था पढ़ना कि सर एफ में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं, और एफ में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से क्या चीज़ शुरू हो जाती है, ज़रा बताओ। एफ में जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ज़रा मुझे बताओ क्या चीज़ शुरू हो जाती है? एफ का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा मिलता है एज ए एक्सेप्शन? एफ ब्लॉक एफ के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वेरी गुड, पुअर शील्डिंग, बहुत बढ़िया। तो एफ के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं उतनी ज़्यादा पुअर शील्डिंग होने लगती है। पुअर शील्डिंग होने की वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होने लगता है, जिस वजह से साइज श्रिंक हो जाता है जी, छोटा हो जाता है। एंड दैट्स वाई इट क्या नाम है, यहाँ पर आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है लेंथेनाइड्स के अंदर। और ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाकी अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट होता है, उनका साइज अचानक से डिक्रीज हो जाता है। यानी कि स्पेशली दोज एलिमेंट्स जिसके अंदर एफ है उनका साइज मेजॉरिटी के अंदर डिक्रीज हो जाता है, और साइज डिक्रीज हो जाता है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बढ़ जाती है रिलेटिवली। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एफ के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक के बारे में। कोशिश करते हैं कि इसकी ये क्लास कोई ना कोई हम आइदर सैटरडे और संडे में एक अरेंज कर लें, ताकि हम अपना एफ एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर सकें। इज इट फाइन? आज के दिन जो पढ़ाया वो समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी हियर। बताइए भाई, इज एवरीथिंग फाइन? अरे यस और नो तो बोल दो। स्ट्रक्चर दिखा दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल देख लीजिए। ये हैं जी चारों स्ट्रक्चर्स। ओके, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके लिए कि मेरा जो कॉपर होता है, कॉपर +1, शायद मैं पूछ चुका हूँ या नहीं, कॉपर +2,
ठीक है, कॉपर +1 या कॉपर +2, इन दोनों में से कौन सा कलर्ड नहीं होता? कॉपर +1 या +2 में से कौन सा कलर्ड नहीं होता? कॉपर +1 या +2 में से कौन सा कलर्ड नहीं होता? जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा कलर्ड, मैं कह रहा हूं कौन सा कलर्ड होता नहीं है, कौन सा कलर्ड नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलर्ड? कॉपर +1 या +2? वेरी गुड, कॉपर +1 होता है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, कॉपर +1 होता है जी। ठीक है भाई, तो चलिए ठीक है फिर इंशाल्लाह, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, आंसर है कॉपर +1। क्यों है कॉपर +1, इसको भी एक बार बता देते हैं, इसको भी एक बार बता देते हैं जी। एक्चुअली कॉपर, नॉर्मल कॉपर के अंदर होता है मेरा D10 और 4s1 और 3d10। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो मेरा D10 बचा ना, 3d10। इस 3d10 होता है कॉपर +1 में, और कॉपर +2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ता है, यानी कि ये हो गया मेरा 3d9। तो ये हो गया 3d10 और ये हो गया 3d9। इस 3d9 के अंदर dd ट्रांजिशन अलाउड है, जिस वजह से ये कलर्ड होता है जी। कॉपर 2+, आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट CuSO4, वहाँ CuSO4 में कॉपर 2+ और SO4 2- होता है, कॉपर सल्फेट। लेकिन कॉपर क्लोराइड फॉर एग्जाम्पल CuCl इज नॉट कलर, इट इज ऑफ वाइट कलर। वाइट कलर, वाइट कलर क्यों है जी? क्योंकि D10 है, dd ट्रांजिशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर dd ट्रांजिशन होगा क्योंकि D9 है। ठीक है जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और वी विल स्टार्ट विद F ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, चलें, ठीक है जी, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।